तो डिटरमिनेंट में अब हम लोग बात करेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन यूजिंग मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स की हेल्प से, मैट्रिक्स का यूज करके किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन को कैसे फाइंड करेंगे, उसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, इन सभी के बारे में इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। एज्यूम करते हैं हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है, 3 सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू d1। दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू d2। और तीसरी इक्वेशन है a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल टू d3। ये 3 इक्वेशंस यहाँ पर गिवन है। अब यहाँ पर अगर हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट एक मैट्रिक्स है A जिसमें क्या एलिमेंट है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 और c3, ये एलिमेंट है इसमें। और एक दूसरी मैट्रिक्स है X जिसमें क्या एलिमेंट है, जिसमें एलिमेंट है x y z, ये वर्टिकल मैट्रिक्स है। और एक तीसरी मैट्रिक्स है B, इसमें क्या क्या वैल्यू आएंगी, इसमें वैल्यू आएगी जो राइट साइड में वैल्यू है d1 d2 d3। अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3 z, सॉरी सब जगह यहाँ पर z होगा, c1 z हो जाएगा इक्वल टू z, ये है। तो यहाँ पर इसके सॉल्यूशन हम लोग फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, अगर हम एक मैट्रिक्स लेते हैं जिसमें एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट, पहले जो इक्वेशन है उसके एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, इस तरीके से एलिमेंट को लिख सकते हैं। एक दूसरी मैट्रिक्स है x है, इसमें हमने वर्टिकल एलिमेंट लिए हैं एक्स वाई जेड को। और एक तीसरी मैट्रिक्स है b जिसमें हमने एलिमेंट राइट साइड के एलिमेंट d1 d2 d3 को रखा है। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां से हम लोग लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को अगर मैं फाइंड करना होगा तो हमको कैसे लिखना पड़ेगा, यहां से हमें लिखना होगा ax इक्वल टू बी। क्या करना होगा, ax इक्वल टू यहां पर b करना होगा। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वापस ये इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, अब यहां पर अगर हमें यहां से इक्वेशन, हमें क्या करना है, यहां से एक्स वाई जेड की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, यहां से क्या करना है, हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू को यहां पर फाइंड कर। तो अब यहां से केस 1 बना सकते हैं। क्या केस 1 क्या होगा, यहां पर अगर डिटर्मिनेंट A एक नॉन जीरो मैट्रिक्स है, नॉन जीरो मैट्रिक्स मतलब डिटर्मिनेंट A की वैल्यू अगर जीरो नहीं है तो A इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो ना होने का मतलब क्या, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। दैट मीन्स क्या बोल सकते हैं, A इनवर्स इज एग्जिस्ट, इसका A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर इसका A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो ये जो है ax इंटू बी, इसमें हम प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको क्वेश्चन 1 बोल देते हैं। तो इसमें अगर हम प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं A इनवर्स से, क्या मल्टीप्लाई करते हैं, प्री मल्टीप्लाई करते हैं, प्री मल्टीप्लाई बाय A इनवर्स इन इक्वेशन 1। तो अगर इक्वेशन 1 में A इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो प्री मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, A इनवर्स ax, A इनवर्स ax इक्वल टू कितना हो जाएगा, A इनवर्स b। ठीक है, तो यहां से देखिए क्या वैल्यू मिल जाएगी, A इनवर्स इंटू A कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं A इनवर्स A, और ये आ जाएगा x आ जाएगा, और यहां से आ जाएगा A इनवर्स b। तो यहां से इसको क्या लिख सकते हैं, I आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी इंटू x इक्वल टू A इनवर्स b। तो यहां से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x इक्वल टू A इनवर्स b। यहां से क्या दिख रहा है, ये आ जाएगा A इनवर्स b। अब यहां से क्या है, क्योंकि A इनवर्स क्या होता है, A इनवर्स इज अ यूनिक मैट्रिक्स, A इनवर्स इज अ यूनिक मैट्रिक्स। यहां से क्या है, A इनवर्स हमेशा याद रखिए वो हमेशा एक यूनिक मैट्रिक्स होती है। तो अगर यहां से A इनवर्स एक यूनिक मैट्रिक्स होगी तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जो डिटर्मिनेंट यहां से जो एक्स वाई जेड की वैल्यू आएगी वो भी क्या हो जाएगी, वो भी
यूनिक वैल्यूज आएंगे, क्योंकि यहां पर क्या है x इक्वल टू ए इनवर्स बी हो रहा है, तो अगर इसकी वैल्यू यूनिक होगी और मैट्रिक्स में, तो बी मैट्रिक्स में ये वैल्यू रखेंगे तो उससे जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या रहेगा, यूनिक रहेगा। तो यहां से क्या बोल सकते हैं कि अगर ए इनवर्स एक यूनिक मैट्रिक्स, तो यहां से क्या बोल सकते हैं, जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन होंगे इसके लिए, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होंगे वो क्या होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे। तो क्या बोल सकते हैं, सिंस ए इनवर्स इज अ यूनिक मैट्रिक्स, सो क्या बोल सकते हैं, सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। क्योंकि कैसे बोले, क्योंकि यहां पर ए इनवर्स अगर एक यूनिक मैट्रिक्स होगी तो ए जिससे जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो भी एक यूनिक वैल्यू होगी, यानी जो एक्स वाई जेड की वैल्यू होगी वो भी क्या हो जाएगी, यूनिक हो जाएगी। यानी अगर ए इनवर्स यूनिक मैट्रिक्स है तो जो सिस्टम के सॉल्यूशन होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे। क्या होंगे, यूनिक सॉल्यूशन। तो अगर यहां पर डिटर्मिनेंट ए एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो सिस्टम जो हो जाएगा वो कंसिस्टेंट सिस्टम हो जाएगा। तो कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है, जब डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो वैल्यू होती है, यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को क्या बोला जाएगा, कंसिस्टेंट मैट्रिक्स बोला जाएगा। यानी अगर यहां पर डिटर्मिनेंट ए क्या हो जाएगा, नॉन जीरो हो जाएगा, तो सिस्टम क्या हो जाएगा, सिस्टम इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आएगी उसके लिए कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट का मतलब उसमें कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अब वो सॉल्यूशन क्या होगा यहां पर देख लेते हैं। सिस्टम इज कंसिस्टेंट और सो क्या बोल सकते हैं, सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन क्योंकि सिस्टम कहता है कंसिस्टेंट मैट्रिक्स है, तो यहां से ये क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। देखिए यहां पर इसको समझते हैं क्या बोल रहे हैं। तो अभी मैंने क्या बोला है कि यहां से अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो वैल्यू हो जाएगी तो ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है दैट मींस इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और इनवर्स क्या होता है कि यूनिक मैट्रिक्स होती है। तो यहां से अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो x इक्वल टू ए इनवर्स बी आ रहा है। तो यानी x की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, ए इनवर्स पे डिपेंड कर रही है। बी तो फिक्स है, यहां पर चेंज क्या हो रहा है, बी ए इनवर्स है। तो ए इनवर्स तो फिक्स हो जाएगा क्योंकि ए इनवर्स हमेशा क्या होता है, इनवर्स मैट्रिक्स हमेशा क्या होती है कि यूनिक मैट्रिक्स होती है। तो अगर ए इनवर्स यूनिक मैट्रिक्स होगी तो जो सिस्टम, ये जो सिस्टम है जिससे कि ये मैट्रिक्स बनी, इस सिस्टम से ही तो ये मैट्रिक्स बनी हुई है ना। तो यानी ये जो सिस्टम हो जाएगा इसके क्या होंगे, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएंगे क्योंकि ए इनवर्स यहां पर यूनिक मैट्रिक्स होगी। तो अगर डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, नॉन जीरो वैल्यू होगी तो सिस्टम कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मतलब उसमें कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होगा, कोई ना कोई उसके अंदर कोई सॉल्यूशन होगा। तो अगर ये कंसिस्टेंट सिस्टम होगा तो इसका मतलब क्या है, कंसिस्टेंट भी होगा और जो सिस्टम होगा वो एक यूनिक सॉल्यूशन देगा अगर डिटरमिनेंट ए की वैल्यू नॉन जीरो वैल्यू है। ठीक, समझ में आया? सिंपल सी इतनी बात याद रखनी है कि डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर जीरो हो जाती है सिस्टम कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट का मतलब क्या है, उस मैट्रिक्स का कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होगा। ठीक, अब वो सॉल्यूशन क्या होगा, वो सॉल्यूशन हो जाएगा यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि जो डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो होती है तो उससे इनवर्स यूनिक बनता है। और इनवर्स अगर यूनिक बनेगा तो उससे जो एक्स मैट्रिक्स की जो वैल्यू आएगी वो भी क्या हो जाएगी, एक यूनिक वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो सिस्टम के अंदर क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेंगे। ठीक है, दूसरा केस यहां से क्या होगा, केस 2 में क्या होगा, केस 2 में अब यहां से केस 2 में देखिए यहां पर नॉन जीरो वैल्यू थी तो ये जीरो हो जाएगा। तो अब अगर यहां पर जीरो हो जाएगा तो इसके दो केसेस हैं, इसके दो केसेस इसके अंदर बनेंगे। एक में बनेगा अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी की वैल्यू नॉन जीरो है तो सिस्टम को क्या बोलेंगे, सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा। सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, कंसिस्टेंट। अगर एडजॉइंट ए इंटू बी की वैल्यू नॉन जीरो वैल्यू होती है तो सिस्टम क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, अगर ये सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो जाएगा तो सॉल्यूशन क्या होंगे इसके, सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। यानी अगर सिस्टम यहां पर डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाती, देखिए डिटर्मिनेंट की वैल्यू जब नॉन जीरो हो रही है तो इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है और इनवर्स किसी भी मैट्रिक्स का यूनिक होता है। तो जो
जो सिस्टम होगा, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होगी, उनके यूनिक सॉल्यूशन बनेंगे। लेकिन अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन से जो मैट्रिक्स बन नहीं है उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है, तो वहां से दो केसेस बनते हैं। एक केस में हम बात कर रहे हैं जब एडजॉइंट ए इंटू बी की वैल्यू 0 ना हो, नॉन जीरो वैल्यू होती है, तो उस सिस्टम को क्या बोला जाता है? उस सिस्टम को बोला जाता है इनकंसिस्टेंट सिस्टम। अगर सिस्टम, देखिए, सिस्टम कंसिस्टेंट होगा तो उसके सॉल्यूशन होंगे, सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो जाएगा तो उसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं होंगे। सिर्फ इतना याद रखना है, ठीक है। तो अब यहां से क्या बोल सकते हैं कि अगर डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 है, ठीक है, और एडजॉइंट ए इंटू बी की वैल्यू भी 0 हो जाए, यहां पर डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 थी और एडजॉइंट ए इंटू बी की वैल्यू नॉन जीरो वैल्यू है, तो सिस्टम क्या है? यहां पर कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, इनकंसिस्टेंट सिस्टम है। यहां पर क्या बोल सकते हैं? केस 3 बोल देते हैं इसको, ठीक है। यहां से क्या बोल सकते हैं? अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है लेकिन और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी की वैल्यू भी 0 हो जाती है, तो इस केस में क्या होगा? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। कितना होगा? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं, मैनी सॉल्यूशन होंगे। क्या होगा? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो जाते हैं अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी की वैल्यू 0 हो जाती है। देखिए यहां पर दो केसेस बने हैं। जब डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो वैल्यू थी तो वहां से यूनिक सॉल्यूशन आ रहे थे क्योंकि ए इनवर्स यूनिक होता है, ठीक है। लेकिन जब डिटर्मिनेंट की वैल्यू ही 0 हो जाएगी तो वहां से दो केसेस बन जाते हैं। एक केस में जब डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी तो एडजॉइंट ए इंटू बी की वैल्यू अगर नॉन जीरो हो जाती है तो सिस्टम को बोल देते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम, और इनकंसिस्टेंट मतलब उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी की वैल्यू भी 0 होती है तो उस केस में जो सॉल्यूशंस हो जाते हैं वो कितने होंगे? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो जाते हैं। कितने भी सॉल्यूशंस हो सकते हैं, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन उस केस में नहीं होता है। तो ये केसेस होते हैं। इतनी इंपॉर्टेंट चीजें होती है किसमें? किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो अगर इक्वेशन इस तरीके से दे रखी है तो हम उस इक्वेशन को इस तरीके से लिखेंगे और फिर इनवर्स फाइंड करने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे वहां पर, ठीक है। और यहां पर ए इनवर्स के बारे में तो पता ही होगा, ए इनवर्स क्या होता है। तो यहां से ए इनवर्स के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? तो ए इनवर्स हमेशा याद रखिएगा क्या होता है? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, ये होता है। इसी वजह से यहां पर डिटर्मिनेंट की वैल्यू जब ये 0 नहीं होगी तो ये ए इनवर्स एडजॉइंट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो इसको नोट कर लीजिए। तो अब हम इसी चीज को एक क्वेश्चन से समझते हैं। तो यहां पर हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें हमें दो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखी है, 2x + 5y = 7 एंड 6x + 15y = 13। अब हमें इसमें क्या करना है? मैट्रिक्स मेथड की हेल्प से इसको सॉल्व करना है और ये प्रूव करना है, शो करना है कि ये इनकंसिस्टेंट सिस्टम है। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखा है वो क्या क्या है? यहाँ पर ये दे रखा है 2x प्लस और ऊपर क्या दे रखा है? 5y = 7। दूसरी इक्वेशन क्या दे रखी है? 6x + 15y = 13। ये दो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखे हैं। इसको हमें मैट्रिक्स मेथड की हेल्प से सॉल्व करना है और इनकंसिस्टेंट शो करना है। तो सबसे पहले हम यहां से लेट कर लेते हैं एक मैट्रिक्स ए जिसमें x और y के कोफिशिएंट को लिखते हैं। x का कोफिशिएंट पहले में 2 है, दूसरे में 5 है, y का सॉरी, दूसरे में x का कितना है? 6 है और y का 15 है। तो ये ए मैट्रिक्स हो गए। इसी तरीके से दूसरी मैट्रिक्स x लेते हैं जिसमें हम क्या लिख सकते हैं? वर्टिकल मैट्रिक्स एक्स वाई के लिए लिख सकते हैं। और एक तीसरी मैट्रिक्स लेते हैं बी, इसमें क्या क्या एलिमेंट आएंगे? जो राइट साइड पे एलिमेंट है 7 और 13। यह हमेशा याद रखना, ऐसे हमको क्वेश्चन को करना होगा, ठीक। जो एक्स वाई के कोफिशिएंट होंगे उसको मैट्रिक्स ए में, और एक्स वाई जेड वाली जो मैट्रिक्स एलिमेंट होंगे उसको मैट्रिक्स एक्स में, और जो राइट साइड के एलिमेंट होते हैं इक्वल टू के बाद उसको मैट्रिक्स बी में रखेंगे। तो अब इस सिस्टम को हम कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं ए एक्स = बी में। ये फॉर्म बन गई है। अब इसका सॉल्यूशन क्या होता है? इसका सॉल्यूशन होता है x = a इनवर्स b होता है। जहां पर हम चेक करेंगे कि ये सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट सिस्टम, ये चेक करना है। तो इसके लिए हमें डिटर्मिनेंट a की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। तो डिटर्मिनेंट a क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मैट्रिक्स एक एलिमेंट 2 5 6 15, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं तो 5 30 हो जाएगा, 15 टू जा और 6 5 30।
तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। डिटर्मिनेंट ए कितना आ रहा है, 0। तो अगर डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 आ रही है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से दो केसेस बनेंगे, हमें इसको सॉल्व करना है और ये दिखाना है कि ये क्या इनकंसिस्टेंट है। तो यानी इसके लिए अब अगर ये 0 हो गया तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, एडजॉइंट की। तो एडजॉइंट ऑफ ए की अगर बात करते हैं तो एडजॉइंट ऑफ ए में क्या करते हैं, इनको आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं। तो 15 और ये आ जाएगा 2 और इनके साइन चेंज कर देते हैं तो माइनस का 15 और माइनस का 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये एडजॉइंट आ जाएगा इस मैट्रिक्स का। अगर 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो सिंपली क्या करते हैं, इनको इंटरचेंज कर लेते हैं और इनका क्या करते हैं, साइन चेंज कर लेते हैं। तो 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर एडजॉइंट फाइंड कर लिया है। अब हम बात करते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम की। तो इनकंसिस्टेंट सिस्टम में क्या होता है कि अगर a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इंटू जो b की वैल्यू है वो क्या हो जाए, नॉन जीरो वैल्यू हो जाए, तो सिस्टम क्या हो जाता है, इनकंसिस्टेंट हो जाता है। तो यही हम यहाँ पर चेक करते हैं। तो यहाँ पर एडजॉइंट a एडजॉइंट ऑफ a इंटू b करते हैं। तो एडजॉइंट a की वैल्यू कितनी है, ये है 15 -5, यह आ जाएगा माइनस का 6 और यह आ जाएगा 2। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, b की जो वैल्यू है, b की वैल्यू कितनी है, 713। तो यहाँ से इसकी वैल्यू को सोल्व करते हैं, देखते हैं कितना आएगा। तो यह आ जाएगा 15 समझे कितना, 105 और 13 5 जो 15 इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस कितना 65। तो ये इससे मल्टीप्लाई 6 7 कितना हो जाएगा 42 और यहाँ पर लगेगा माइनस 13 2 कितना हो जाएगा 26, ये वैल्यू आ जाएगी। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये सॉल्व करने पर देखिए कितना आ रहा है, यहाँ से 5 में से 5 जाएगा 0, 10 में से 6 जाएगा 4 बच जाएगा। देखिए ये भी माइनस और सॉरी यहाँ पर लगेगा माइनस 42 और प्लस का 26, तो कितना बचेगा, 12 में से 6 जाएगा 2 बच जाएगा और 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस का 42। अब ये वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स है, ये जीरो नहीं जीरो मैट्रिक्स होता है, ठीक है। तो यहां से क्या दिख गया कि जो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी मैट्रिक्स है वो नॉट इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स है। सो क्या बोल सकते हैं, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, यानी यहां पर इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। सिस्टम क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। सो देयरफॉर नो सॉल्यूशन, इस सिस्टम का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो जाता है तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। तो हमें ये इक्वेशन दे रखी थी, अब यहाँ पर क्या करना था, इस सिस्टम को मैट्रिक्स के थ्रू सॉल्व करना था और ये दिखाना था कि ये इनकंसिस्टेंट है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हमने यहाँ पर इस तरीके से लिख लिया है, जिसमें ए एक मैट्रिक्स ली जिसमें एक्स और वाई के कोफिशिएंट को फर्स्ट रो में दूसरी इक्वेशन के जो एलिमेंट है दूसरी रो में रख दिया, एक्स में एक्स वाई एलिमेंट रख दिया और यहाँ पर बी में क्या कर दिया, इक्वल टू वाले जो एलिमेंट है उनको रख देंगे। फिर इस मैट्रिक्स इस इक्वेशन के फॉर्म में अगर इसको लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, एक्स इंटू बी, जब ये रखोगे तो ये वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू यानी डिटर्मिनेंट इसका कर लेंगे तो ये कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो अगर डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है तो वहाँ से दो केसेस बनते हैं, एक केस बनता है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी 0 होगा, एक होगा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी 0 नहीं होगा। तो अगर 0 नहीं होता है तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो जाता है, प्रूफ हो गया यहाँ से। अगर 0 हो जाता तो सिस्टम क्या हो जाता, कंसिस्टेंट होगा और वहाँ से वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइटली माइनस सॉल्यूशंस मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर, समझ में आया कि नहीं आया, तो इसको नोट कीजिए और दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं फिर। तो अब हम यहाँ पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हमें दो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखी है, 2x + 5y = 1 एंड 3x + 2y = 7। और इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को दिखाना है कि ये कंसिस्टेंट सिस्टम है और इसको सॉल्व भी करना है, इसकी वैल्यूज क्या होंगी ये फाइंड करना है हमें। तो इक्वेशन जो है वो लिख लेते हैं, क्या है, 2x + 5y = 1 और 3x + 2y = 7। ये दो सिस्टम ऑफ इक्वेशन यहाँ पर गिवन है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको
कंसिस्टेंट सिस्टम दिखाना है तो सबसे पहले हम इसको कैसे लिख लेंगे, लेट कर लेंगे A इक्वल टू एक मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट रखेंगे फर्स्ट रो में पहली मैट्रिक्स के पहली इक्वेशन के, दूसरी रो में दूसरी इक्वेशन के एलिमेंट। एक दूसरी मैट्रिक्स X होगी जिसमें हम XY को रख लेंगे और एक तीसरी मैट्रिक्स होगी B जिसमें हम क्या कर लेंगे, जिसमें हम ये 1 और 7 को रख लेंगे। ये तीन इक्वेशंस बन गई हैं। अब इसी इक्वेशन को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को लिख सकते हैं AX इक्वल टू B में। ठीक है, तो जब इसमें लिखेंगे तो ये इक्वेशन हमको यहाँ से मिल जाएगी। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या दिखाना था कि ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है क्या है, कंसिस्टेंट सिस्टम है। तो इसके लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, डिटरमिनेंट A की वैल्यू। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 5 3 2, तो 2 2 जा हो जाएगा 4 माइनस 3 5 जा 15, वैल्यू कितना आ जाएगी, 15 में से 4 माइनस करेंगे तो 11 आएगा और ये आ जाएगा माइनस। अब यहाँ पर डिटरमिनेंट A की वैल्यू कितनी आ गई है, -11 जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। दैट मीन डिटरमिनेंट A नॉट 0 हो रहा है। इसका मतलब क्या है, सिस्टम इज कंसिस्टेंट, ये प्रूफ हो गया, एंड हैज यूनिक सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट सिस्टम है और यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, ये 0 के इक्वल नहीं है तो यहाँ पर सिस्टम क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब इसके सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, तो सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें इसका इनवर्स फाइंड करना होगा। तो A इनवर्स इक्वल टू हमने क्या पढ़ा है, 1 अपॉन डिटरमिनेंट A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, ये होता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या फाइंड करेंगे, एडजॉइंट A फाइंड करेंगे। तो देखिए एडजॉइंट की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, तो एडजॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस मैट्रिक्स का शॉर्टकट मेथड में एडजॉइंट फाइंड करेंगे। तो इनको इंटरचेंज कर लें, ये जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं इसको इंटरचेंज करें और जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट होते हैं इनको साइन चेंज कर दें। तो ये आ जाएगा -3, ये आ जाएगा, ये एडजॉइंट आ गया। तो A इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट A की वैल्यू कितनी आई है, ये आया -11 और यहाँ पर ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 -5 -3 2, ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है ना, ये आ गया क्या, इस A इनवर्स की वैल्यू। अब हमें क्या करना है, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो कितना होता है, X इक्वल टू A इनवर्स B, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, X की वैल्यू रखते हैं। तो X मैट्रिक्स कितनी है, X Y है, और A इनवर्स मैट्रिक्स कितनी है, तो A इनवर्स मैट्रिक्स कितनी है, -1/11 और मैट्रिक्स कितनी है 2 -5 -3 2, और B मैट्रिक्स की वैल्यू कितनी है, B में 1 7 है, 1 7। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो -1/11, तो 2 1 2 और -35, तो -3 +14, क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ से आ जाएगा -1/11, तो ये माइनस का बचेगा 33, ये बचेगा +11। अब -11 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ से X Y, ये मैट्रिक्स हो गए, X Y, ये मैट्रिक्स हो जाएगी। तो इस 11 को अंदर मल्टीप्लाई कर माइनस प्लस हो जाएगा, तो 11 3 जा 33 और 11 1 जा 11, और यहाँ पर देखिए ये तो प्लस हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा माइनस। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 3 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। तो यहाँ से ये इसके सोल्यूशन हो जाएंगे, और ये सोल्यूशन क्या है, यूनिक सोल्यूशन है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना था, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन दी थी और इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को क्या दिखाना था, कंसिस्टेंट दिखाना था, फिर इसको सॉल्व करना था। तो कंसिस्टेंट, सबसे पहले हम इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरीके से लिख लेंगे और इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू -11 आ रही है जो कि नॉन जीरो वैल्यू है। इसका मतलब क्या है, सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट सिस्टम हो जाएगा और इसके सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो उसके लिए हमें यूनिक सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, A इनवर्स की जरूरत पड़ेगी। तो A इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ A कर लिया। तो एडजॉइंट की जरूरत पड़ेगी, तो एडजॉइंट हम इसका फाइंड कर लेते हैं शॉर्टकट मेथड में। तो जब इसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे तो इनको इंटरचेंज कर, ये जो एलिमेंट होते हैं इनको इंटरचेंज कर लेते हैं, तो और इसका साइन चेंज कर लेते हैं। तो देखिए दोनों एलिमेंट सेम है तो इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन इसका साइन चेंज हो गया। ठीक, तो इसका साइन चेंज होकर ये वैल्यू आ गई। अब A इनवर्स कितना होता है, 1 अपॉन डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ A। तो डिटरमिनेंट A की वैल्यू कितनी है, -11 आई है, तो 1 अपॉन -11 ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से A इनवर्स की वैल्यू हो गई। अब x इक्वल टू A इनवर्स भी होता है, तो A इनवर्स की ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ से x और y की वैल्यू कंपेयर करके आ जाएगा। और यहाँ से x और y की वैल्यू क्या आ रही है, क्या आ रहा है, यूनिक सोल्यूशन आ रहे हैं।
ठीक, तो यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था। ठीक है, तो अगर ये समझ में आए तो इसको नोट कीजिए।